जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का हम अपना आगाज़ जो है वो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे और इसमें भी आपने वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करना है। इसमें फ़र्क ये है कि लास्ट लेक्चर में जो हमने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन किए थे उसमें किसी किस्म का भी आपको न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया गया था। अब इन क्वेश्चन में देखें तो आपको बाकायदा वैल्यूज़ दे दी गई हैं जिनको आपने यूज़ करना है वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके ये 6 पार्ट्स मैंने जो फाइंड करने हैं वो लिख दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये नीचे थर्ड, ये पार्ट लिखे हैं। इनकी पहले वेन डायग्राम के लिए पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर हम इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको शेड करेंगे। उसके लिए पहले आप अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में ए बी सी डी ये हमारे पास x है और ये y और z सेट दिया गया है हमें। अब आपने देखना यहाँ पर इन दो सेट पे अगर आप गौर करें तो a b c d e और यहाँ पर a c e इन दोनों सेट के ऊपर अगर आप गौर करें तो इसका रिलेशन आपको मिलेगा कि a c e ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो सेट a में मौजूद हैं। a, दूसरा है c और फिर तीसरा है e। तो सुन ले बेटा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब किसी सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाएं तो उसको सबसेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सबसेट। सब का मतलब होता है कुछ, स्मॉल पार्ट। तो ये जो है हमारे पास सबसेट है किसका? x का। जो थोड़ी वैल्यू है वो सबसेट होता है। x सबसेट है यानी y सबसेट है किसका? x का। सारी वैल्यू y की a c e जो है वो x में मौजूद है। तो इसका डायग्राम बनाते वक्त आपने जरा ख्याल करना है कि सब सेट का डायग्राम जो है वो किस तरह बनाया जाता है। अभी हमने डिसाइड किया है कि x के अंदर ही y की वैल्यू मौजूद है। ये x है, उसी के अंदर किसकी वैल्यू मौजूद है? y की वैल्यू मौजूद है। तो जब मैं डायग्राम इसका ड्रा करूंगा पहले तो इसमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यानी जब ये बॉक्स बन जाता है तो इट मींस ये यूनिवर्सल सेट। अब आप देखेंगे कि x और y की सारी वैल्यू x के अंदर है तो x का बड़ा सर्कल होगा, इसको हम x कहते हैं और उसके अंदर जो है वो y की वैल्यू भी मौजूद है। तो ये इस तरह से इसके अंदर ड्रा होगा y की वैल्यू के लिए। ये हमारे पास y का सर्कल है, वो x का था और ये किसका है? y का। अब आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली है, कैसे लिखेंगे? देखें ये वाली वैल्यू y की है a c e, तो मैं y के अंदर लिखने लगा हूं a c और e। देखा जाए तो यही तीन वैल्यू x के अंदर भी मौजूद हैं। तो अब जब मैं x के सर्कल में वैल्यू लिखूंगा तो वो क्या होगी? a वैल्यू, फिर क्या होगी? b, c लिख चुके हैं हम, वो इसी के अंदर आ रहा है और इसके बाद a भी लिख चुके हैं, a भी नहीं लिखना, ये b है, c लिख चुके हैं, d वो लिखेंगे हम, उसके बाद क्या है? e वो भी लिख चुके हैं। तो देखें ये 3 और 2 5 वैल्यू देखा जाए तो वो इस x के अंदर आ रही है। ये इसका मतलब ये है कि y सबसेट है किसका? x का। सबसेट है x का। अब अगर हम z को देखें तो z की कोई वैल्यू भी जो है g h i j ना इसमें मौजूद है ना इसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि ना ये वाली z की वैल्यू y में कुछ कॉमन आ रही है ना z की वैल्यू x में कुछ कॉमन आ रही है। तो जब हमने डायग्राम बनानी है तो इसको हम डिसजॉइंट कर देंगे, हम उसके साथ शामिल नहीं करेंगे, कट करेंगे। जो वैल्यू इंटरसेक्ट पैदा करती है लाइक दिस, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है जो एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्शन लाइन्स बन जाती है वो। तो इंटरसेक्शन वाले को हम कहते हैं ओवरलैप। इंटरसेक्शन वाले को क्या कहते हैं? ओवरलैप, यानी ये दो सेट ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन जहां पर ये हमारे पास इंटरसेक्ट नहीं करती, सपोज ये आ जाएगा हमारे पास, ये दो अलग अलग हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? ये डिसजॉइंट सेट होंगे। जो आपस में कट नहीं करेंगे वो कौन से सेट होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। क्लियर? तो हमने इसको इसलिए डिसजॉइंट किया है, कट किया है कि ये बाकी जो है वो वैल्यू में शामिल नहीं हो रही थी। ये वैल्यू जो है वो बाकी वैल्यू में शामिल ना होने की वजह से हमने इसको लिखा है। तो सबसे इसका जरूरी काम जो था वो ये था कि इसकी डायग्राम बनानी। डायग्राम बनानी आ गई आपको। शेड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है।
अब कल वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाई हुई दी थी, जो लास्ट लेक्चर था आपका, आपने नोट किया होगा कि उसमें डायग्राम बनी थी, जस्ट आपने शेड करना था। आज क्या किया है, आज दो डिफरेंस आए हैं कि आपने डायग्राम भी खुद बनानी है और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अब न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है, सेट की वैल्यू दे दी गई थी, 1 2 3 जितने भी सेट दिए जाएंगे उनको आपने डायग्राम में यूज़ करके सॉल्व करना है। चलिए मैं पहले इस तरह करता हूँ कि सारे पार्ट्स के जो है वो पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए भी वही डायग्राम होगी, इसके लिए भी वही, सब के लिए वही डायग्राम होगी। मसलन हम इधर बनाएंगे तो उसको भी इसी तरह ही बनाएंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है और ये बड़ा सेट जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, ये बड़ा सेट होगा x का और उसके अंदर जो है वो y वाला सेट होगा, यानी y सब सेट है x का, और वही वैल्यू लिखेंगे d और b इसमें आ रहा है और y के अंदर जो वैल्यू थी वो ये थी a c और e, और ये पांचों वैल्यू देखा जाए तो x के अंदर मौजूद है। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरे का भी हम बना लेते हैं इसको, यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। अब देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास है सेट x और इसके अंदर है सेट y की वैल्यू है a c e और दूसरी वैल्यू जो बच जाएगी वो कौन सी थी, b और d। क्लियर। अब हम इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, इस डायग्राम को बाद में शेड करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यूनिवर्सल, ये हमारे पास सेट x होगा और इसके अंदर ये सेट y है, y की वैल्यू फिर उसी तरह a c e और ये है b और d। अब तीसरा जो सेट बन रहा है वो डिसजॉइंट है, वो अलग ही लिखेंगे हम z, और उसके अंदर भी वो वैल्यू लिख दें, वो कौन सी है, g है, h है, i और j है। वैसे वैल्यू लिखनी है, कॉमा नहीं डालना। इसको भी अगर देखें तो डिसजॉइंट है, किसी के साथ शामिल नहीं हो रही z की वैल्यू, तो g h i और j ये वाली वैल्यू होगी। अब इसमें भी लास्ट वाले को भी हम ड्रा कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास बड़ा सेट है x, उसके अंदर y आ रही थी सारी वैल्यू, तो y सबसेट होगा x का, वही वैल्यू a c e और यहाँ पर b d आएगा। z किसी के साथ टच नहीं कर रहा था, कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए हम z को डिसजॉइंट कहेंगे और वो अलग करके लिखेंगे। ओवरलैप वाला इंटरसेक्शन पैदा करता है, जो ओवरलैप कर देता है, जिसको एक दूसरे को कट करता है, डेफिनेटली उसमें कॉमन आता है। तो ये कॉमन नहीं आ सकता इसमें क्योंकि ये डिसजॉइंट है, ओवरलैप नहीं कर रहा। उसकी वैल्यू लिख लेंगे g h i और j। और अब इस वाले को भी हम ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसको वेन डायग्राम को शेड करना है। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास x और इसके अंदर ये y की वैल्यू a c e और ये b d, और डिसजॉइंट हमारे पास z है, वो है a g h i और j। क्लियर। अब सेट के अंदर वैल्यू लिखी जाए तो वो कॉमे के साथ लिखनी है, जब डायग्राम के अंदर वैल्यू लिखनी है तो आपने कॉमे के बगैर लिखनी है। बात समझ आ गई। सेट, क्योंकि ये चैप्टर ही रिलेटेड है सेट एंड रिलेशन, एक सेट का दूसरे से रिलेशन, तो सेट की अभी डेफिनेशन बाकी है हमारे पास, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होता है, और फिर सेट की आगे जो है वो टाइप्स, हम उसको सेट को डिनोट करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सा नाम जो है वो यूज करते हैं। अभी फिलहाल हमें पता चला कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को इस तरह से लिखना सेट की वैल्यू कहलाती है। बट यहाँ पर मैं एक बहुत अहम पॉइंट बताने लगा हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास है, ये वैल्यू मैं लिखने लगा हूँ a c और e, ये एक सेट के अंदर वैल्यू लिखी है मैंने, बट इसको आप सेट नहीं कह सकते, ये वाली वैल्यू सेट की वैल्यू नहीं होगी। अब गौर कर लें, कंसेप्ट का पॉइंट जो है, कंसेप्चुअल पॉइंट ये है कि ये भी तो उसी तरह की वैल्यू थी, ऐसे ही है ना, 3 ही वैल्यू इसमें है, 3 ही वैल्यू इसमें है, ये तो नहीं है कि 3 वाली वैल्यू वाला सेट ही नहीं होता। तो a c और सॉरी ये यहाँ पर a c और यहाँ पर a लिखे तो फिर हम कहेंगे कि ये सेट नहीं होगा, a c और a। अब मैं बताने लगा हूँ कि ये सेट क्यों नहीं होगा। देखो बेटा, जब सेट के अंदर वैल्यू रेपिटेशन में चली जाए तो वो सेट नहीं होता, सेट के अंदर वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकती जी। ये हमारे पास वैल्यू a रिपीट हो रही थी तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा जी। बात समझ आ गई, सेट की पहचान पता चल गया। फिर बाकी बात में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें टेबलर फॉर्म कौन सी होती है सेट की, सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होती है, वो बात की बात है। बट अभी पहले पता चल गया कि सेट क्या है, और उसको लिखने के लिए पहले जो ज़रूरी चीज़ है
वो ये है कि इसकी वैल्यू में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए जी, जिसकी वजह से हम अच्छा एक तो ये पहचान होगी कि सेट हमारे पास ये है। अब आप दूसरी पहचान देखें कि जो सेट के एलिमेंट है, दूसरी उसकी खूबी सुन लें, सेट के एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। सेट के एलिमेंट जो है वो हमेशा किस में होते हैं? स्मॉल में। मसलन ये हमारे पास है ए, ये है बी और ये क्या है? सी। तो बताओ ये एलिमेंट हो सकता, सेट हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एलिमेंट जो है वो हमारे पास स्मॉल लेटर में नहीं है। दूसरा कभी पता चल गया अब आपको। चलिए अब हम एक और टाइप देखते हैं कि ये मैं लिखने लगा हूं ए इज इक्वल टू बी, सी और डी, ये लिख दिया मैंने। अब बताओ मुझे कि क्या ये सेट है या नहीं है? है जी, ये है सेट। अब मैं इसको भी कहूंगा ये नहीं है सेट जी। अब आपने जो दो मेथड पढ़े थे, क्या कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, यस वो भी हो रहा है ये। फिर दूसरी चीज क्या पढ़ी आपने कि कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक था। तो अब ये क्यों नहीं सेट बना? अब तीसरी बात सुन ले बेटा, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मैंने तो कैपिटल नहीं यूज किया, तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं होगा। क्लियर हो गया जी सेट का। अभी हम साथ साथ सेट की और बहुत सारी बातें याद करेंगे। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सेट क्या होता है, और सेट की वैल्यू एक से ज्यादा सेट को कैसे डिनोट करते हैं। ये वही सेट है, ये कोई आपका लिए कोई मुख्तलिफ नहीं है, ये वही सेट है जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ, वाटर सेट, डिनर सेट, सोफा सेट। बात समझ गया ना? वाटर सेट से डिनर सेट, सोफा सेट वाला ही सेट है। बट जब मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये आपकी 5, 6, 7 की क्लास में भी ये चैप्टर मौजूद है और एक लाइन में सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को वो सिर्फ डेफिनेशन तो आ सकती है, उसका कंसेप्ट नहीं आ सकता। तो इंशाल्लाह हम अपने इसी लेक्चर में जो है वो सेट की डेफिनेशन को डिफाइन भी करेंगे और कंपेयर भी करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसमें और इस सेट में कितना फ़र्क है, रट्टे वाले में और कंसेप्ट वाले में कितना फ़र्क है। अभी हमें सिर्फ यही पता चला कि ऐसी लिखी हुई वैल्यू को सेट कहा जाता है, बट उसके साथ कंडीशंस आ गई कि ना तो सेट की वैल्यू कैपिटल लेटर में होती है और ना ही उसमें रेपिटेशन होती है और ना ही सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा? बट हमारा क्वेश्चन तो ये था कि हमने इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से शेड करना है। शेडिंग वाला हमारा लास्ट लेक्चर मुकम्मल हो चुका था। मैंने पहले इसका डेटा बना लिया है, डायग्राम बना ली है। इसको देखेंगे, मैंने बताया था यूनियन वाला सेट जो है वो सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो यूनियन वाला मैं लेने लगा हूँ एक्स यूनियन वाई पहले। तो x की वैल्यू देखा जाए तो ये आ गई है, x की वैल्यू को शेड करने लगा हूँ, यानी सेट x को शेड कर दिया। अब y उसके अंदर आ गया तो मुझे इससे कोई नहीं है, मैंने तो x को ही किया है। और उसके बाद आपने किसको करना बेटा? z को। तो ये हमारे पास z की वैल्यू को शेड कर दिया। इस क्वेश्चन का शेडिंग में वेन डायग्राम की मदद से ये आंसर होगा। क्लियर? y को दोबारा नहीं करेंगे, x और y पहले कर दिया हमने। अब दोबारा y का जिक्र होता तो फिर करते। यहाँ पर फर्ज करें y लिख देता, यहाँ पर क्या लिख देता? y। तो फिर आपने एक दफा y को सर्कल कर देना था, शेड कर देना। क्लियर? चलिए इस पे आते हैं y यूनियन z। तो देखिए ये y है हमारे पास, ये देखिए सिर्फ मैं y को करूंगा शेड, और बताओ किसको शेड करूंगा? z को शेड करूंगा। तो ये हमारे पास z की शेडिंग होगी यहाँ पर। अब बताएं जी किसको शेड करूंगा मैं? x को। तो ये वाली वैल्यू x की वैल्यू है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू थी, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर? अब आगे जी इस पे इंटरसेक्शन वाले को मैंने कहा था कि पहले सोचना है, फिर अगर वो इंटरसेक्ट करता हुआ रिक्वायर्ड एरिया बनता हुआ तो फिर आप उसको इंटरसेक्ट करेंगे, वरना इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको शेड नहीं करेंगे। तो पहले डिसाइड करते हैं x इंटरसेक्शन y, ये x है और इंटरसेक्शन y, तो कॉमन तो आ रहा है ना जी? बताओ क्या कॉमन आ रहा है इसमें? y कॉमन आ रहा है इसमें, यही आ रहा है ना? तो आप y को कॉमन लेंगे, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, तो उसको मैंने किया है x इंटरसेक्शन y, यानी दोनों में ये कॉमन है। और उसके बाद क्या ये z को कर रहा था? नहीं कर रहा था, तो क्यों किया हमने इसको? बात समझ गया ना? तो पहले आपने सोचना है, जब तक हमारा फाइनल आंसर जो है वो शेडिंग पोजीशन में ना आए तब तक आपने शेड नहीं करनी। लेकिन यूनियन में हम साथ साथ ही करते जा रहे थे। इंटरसेक्शन में पहले सोचना है, अगर होता हुआ तो करना है, वरना आपने इसको ऐसे छोड़ देना है। तो इसका आंसर यही होगा। क्लियर?
चलिए अब इस पे आते हैं। इसमें भी फाइनल आंसर इंटरसेक्शन का सोच समझ के करेंगे। y इंटरसेक्शन z, ये y है हमारे पास और ये z है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बस यही आंसर है जी, किसी को शेड नहीं करेंगे जी। इस पे चलते हैं, x यूनियन y, यहाँ पर z जो है वो लिख लेते हैं g h i और j। अब यहाँ पर x यूनियन y, ये तो कर लेते हैं x को भी और y को, क्या ये z के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? तो ये भी एम्प्टी रह जाएगा, इसको भी हम शेड नहीं करेंगे। क्लियर? अब आ जाएगी हमारे पास ये यूनियन वाला है, इसको आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, जिसका फाइनल आंसर यूनियन वाला है। मसलन x इंटरसेक्शन y, तो देखो x इंटरसेक्शन y में y कॉमन आएगा और इसके साथ यूनियन किसको करेंगे? z को करेंगे, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी इस तरह। अब ये पेपर में क्वेश्चन किस तरह आएगा, आपको पेपर में डायग्राम छवि आ जाएगी, तो आपने उसको शेड कर देना है। और ये क्वेश्चन आपको पता है शेडिंग वाला, तो 1 सेकंड में शेड हो जाती है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आपको बात समझ गया ना? आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये दिया जा सकता है क्वेश्चन जी। सर अगर इंटरसेक्शन अगर दोनों सेम हो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी शेडेड नहीं करेंगे? नहीं, ये फाइनल आंसर में इंटरसेक्ट पाना चाहिए। मसलन ये आपने तो कर लिया, ये मिल गया, क्या ये वाली वैल्यू उसके साथ कॉमन आ रही है? नहीं आ रही, तो फिर नहीं करना, आपने अपने फाइनल आंसर को देख लिया। क्यों जी? क्लियर? एनी क्वेश्चन? चलिए जी, इसको जरा गौर कर लें इसके ऊपर। अपनी बुक से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर स्टेटमेंट पढ़ लें तो उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा गया है कि आपने पहले चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज़ को भी आपने जहन में रखना है। और इसमें क्लियर लिख दिया गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा लेना है। तो अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा देख लें जी। उसका मैंने एक फर्स्ट पार्ट लिखा है और एक सेकंड पार्ट लिखा है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट जो है वो यूज़ करने हैं आपने, और उन पार्ट्स में आपने वेरीफाई करनी है 2 प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? लिखा हुआ है वेरीफाई, प्रूव करेंगे, यानी आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले तो आपको हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, एसोसिएटिव भी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव भी पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। तो आपको पहले नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि यूनियन में क्या थी और इंटरसेक्शन में वो क्या थी, उसको भी याद रखना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर इस पार्ट के ऊपर ये प्रूव करूँगा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या चीज़ है। बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 की ये वाली क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि ये वाली डायग्राम, ये वाली, ये मैंने इसी की डायग्राम लिखी है। पहले में से 2 बातें आपको बतानी, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एक, और दूसरे में मैं इस तरह कर देता हूं, चले आपको जरा समझ के लिए। यहां पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और दूसरे में एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या है। तो पहले तो सोचे ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या चीज है। इधर देखो भाई, वो था ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये थी कि लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ जाए, फर्ज करें मैं ब्रैकेट इस जगह पे लगा देता हूं, तो ब्रैकेट से बाहर कौन सी वैल्यू है? ए की। पहले चैप्टर में हम ये कर चुके हैं। तो राइट साइड पर अगर वो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर चली जाए तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो इसी तरह ही अगर मैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो वो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो उसी तरह ही ए को बाहर छोड़ दें और बी और सी को इंटरसेक्ट कर लें, फिर आप ए और बी को कर लें और सी को बाहर छोड़ दें। या आप क्या कर सकते हैं, ये भी हो सकता था कि पहले आप ए बी ले लेते और सी को बाहर छोड़ते और उधर से फिर आप बी सी को ले लेते और ए को, तो दोनों तरह से ये वैलिड है। समझ आई प्रॉपर्टी की पहले। अब आप गौर करें तो हमने वेरीफाई करने का मतलब होता है प्रूव करना। ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, तो मैंने गौर करो कि दो डायग्राम इसलिए बनाई कि मैं यही प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा। पहले लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला प्रूव करता हूं, और दूसरी डायग्राम में मैं इसको लिखता हूं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मसलन लेफ्ट हैंड साइड में अगर 9 आता है तो वेरीफाई करने के लिए राइट साइड में भी क्या आना चाहिए, 9 का मतलब ये है कि सेम वैल्यू आनी चाहिए, फिर वेरीफाई होगी ना। तो चले बेटा, सबसे पहले तो ये है, इसको वेरीफाई करते हैं। इसी तरह ही बेटा यही प्रॉपर्टी, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड के लिए मैं ये यूज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए ये यूज करूंगा। अब मैंने किया कुछ इस तरह से है कि पहले मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रॉपर्टी सिखा दी है इंटरसेक्शन की, और फिर दूसरे पार्ट से मैंने इसकी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की ले ली है, और पहले पार्ट में प्रॉपर्टी जो है वो किसकी ले ली है, यूनियन की जी। उसने जो कहा है, उसने कहा है कि आपने इसी के ऊपर ही यूनियन की भी लगानी है और इसी के ऊपर ही इंटरसेक्शन की भी लगानी है। बात समझ गए ना। असल मेरा जो लेक्चर का मकसद है वो ये है कि आपको क्वेश्चन करवाना, सॉल्व करवाना। आप इसको रिमूव करके यही दो पार्ट नीचे लिख दें तो इसका मतलब यही होगा कि हमने उसी पार्ट पे ही पहले प्रॉपर्टी वेरीफाई की, कौन सी, यूनियन की, और फिर किसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई की, इंटरसेक्शन। क्लियर। तो चले जी, अब देखें जरा। सबसे पहले तो ये है कि आपने यहां से देखना है, पहले मैं किसको यूनियन करूंगा, बी को और सी को। बी और सी को, ये देखें बी, ये वैल्यू आ गई बी की, और उसके बाद मैं करूंगा जी सी को, ये सी की वैल्यू, ये इंटरसेक्ट इसको शेड कर दिया, और इसके साथ किसको करूंगा मैं, ए को करूंगा। तो ये ए की वैल्यू है, इसको भी मैं शेड करने लगा हूं, ए की वैल्यू को, ये सारी वैल्यू हमारे पास शेड हो गई। अब अगर आप देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया ना, जो मैंने एग्जांपल दी थी कि फर्ज करें नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में 9 आएगा, तो आपके पास राइट में भी 9 आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में आपने कहा कि सारी ही जो सर्कल थे वो शेड हो चुके हैं, सारे ही सर्कल जो है वो शेड हो चुके हैं। बस आपने यहाँ पर ना एक बात ये करनी है कि आप इस पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक बॉक्स बना के ना उधर सिर्फ ये शो कर दें कि जो हमने वर्टिकल लाइन लगाई है ना वो लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रही है। वो किसको शो कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रही है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, ये राइट हैंड साइड पे आ जाए तो पहले आप ए यूनियन बी करेंगे। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास ये है ए, और दूसरे में हमने कौन सी वैल्यू को लेना है, बी को। तो ये बी को मैं शेड करने लगा हूं, ए और बी दोनों को मैंने शेड कर दिया है। क्लियर। अब इसके साथ यूनियन किसको करूंगा मैं, सी को। तो सी को अगर करूंगा तो ये हमारे पास सी वाली वैल्यू को भी शेड करने लगा हूं, ये सी की वैल्यू शेड हो गई, ये आ गया। तो अब गौर करें तो क्या ये भी तीनों सर्कल नहीं शेड हो गए। तो लेफ्ट साइड में क्या हुआ था, 2 सर्कल शेड हुए थे, उसमें तो भी तो 3 हुए थे, और राइट में कितने हुए, 3। तो लेफ्ट और राइट फिर क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, इक्वल। यही वेरीफाई करना था। हाँ, राइट साइड पे आप बॉक्स में लिख दें कि वहां पर हमने शो किया था इस तरह से, और यहां पर आप शो करेंगे वर्टिकल लाइंस के साथ जी, इस तरह लाइनें लगाई हैं। बट ये वाली लाइनें बी तीनों सर्कल को कवर कर गई, और जब हमने वर्टिकल लाइन लगाई थी तो वो भी जो है वो तीनों सर्कल्स को शेड कर गई। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट जो है वो प्रूव हो गया। अपनी अपनी बुक खोले जरा, मैं आपको बुक से इसका एक प्रूफ देता हूं। आप देखिए इसी तरह ही ये हमारे पास दिया गया है, नीचे देखें जरा, ऊपर है BC और नीचे हमारी वैल्यू को देख लें। ये कुछ कलर किए गए हैं, नजर आ रहे हैं आपको, ये कलर किए गए हैं। तो मैंने बताया कलर तो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसने ना किसी में शेड कर दिया है और किसी में डॉटेड कर दिया है अपनी लेफ्ट और राइट हैंड साइड को शो करने के लिए, और जिसमें कुछ नहीं था उसको एम्प्टी से शो किया हुआ है। तो ये जस्ट इंडिकेट करना है आपने
कि ये लेफ्ट इसके साथ शो किया हुआ हमने, राइट को इसके साथ शो किया है। अगर फर्ज करो मैं यहाँ पर लाइनें इस तरह लगा देता, स्लाइड लाइनें इस तरह होती है, ये देखें जी, ये वाली ना ये वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैं फिर इधर इस तरह शो कर दूंगा कि ये राइट हैंड साइड पे मैंने इस तरह लाइनें लगाई हैं, लेफ्ट में इस तरह लगाई हैं, बट दोनों ही इक्वल आ गए। बात समझ आई? अब वेरीफाई करना हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को, फिर गौर से सुन लो, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को आपने जरा ध्यान से करना है, क्योंकि जब तक फाइनल इंटरसेक्शन नहीं आएगा आप शेड नहीं करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं जी इसमें कि बी इंटरसेक्शन सी मिल गया हमें, ये वाला पोर्शन है जी, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन है, उसमें इंटरसेक्ट क्या कर रहा है हमारे पास, ए कर रहा है, तो ये है ए की हमारे पास वैल्यू। तो बताओ जी कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? देखो एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये है, ये तो बहुत दूर है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पर हम किसी को शेड नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? अब राइट पे चलते हैं, राइट साइड पे आए तो ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, ये ए है और ये बी है, बताओ कुछ कॉमन आ रहा है? नो जी, ये कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको शेड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि इसको भी हम एम्प्टी रहने देंगे। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट एक जैसी आ गई, उसमें भी लेफ्ट और राइट आपको नजर आ रही है, तीनों शेड हुए, इसमें जो है वो तीनों शेड नहीं हुए, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जी। वेरीफाई लाजमी होना है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, प्रॉपर्टीज तो प्रूव्ड है, तो होनी है, ये प्रूव्ड होनी है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं जी फिर सेट के हवाले से। आप मुझे बताएं कि इन तीनों सेट में से डिसजॉइंट सेट कौन से हैं? ए और बी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ए बी डिसजॉइंट है। और अगर देखा जाए तो इन सेट में से, इस वाले क्वेश्चन में से आप मुझे बताएं सबसेट कौन सा है? ए सबसेट है। क्लियर हो गया? ए सबसेट है। और इसमें से मुझे बताएं कि डिसजॉइंट कौन सा है? डिसजॉइंट कौन सा है? ए और क्या है? ये डिसजॉइंट है। फिर देख लें, ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है, पक्की बात है। आप मुझे बताओ कि अगर इसमें 1 और 2 है, फिर देख लो जरा, अगर ए की वैल्यू 1 और 2 है और इसकी वैल्यू 3, 4 और 5 है, इसका मतलब पूरा सी जो है वो हमारे पास क्या है? 1, 2, 3 और 4, ऐसे ही है। और बी की वैल्यू हम क्या देते हैं? फर्ज करें 3 थी, तो डेफिनेटली तो 3 आना था ना कॉमन। तो जब हम कहते हैं जी कि ए सी नहीं है, सिर्फ ए है, सी नहीं है, सिर्फ क्या है? ए है, तो वो क्या बन रहा है? 1, 2 बच रहा है, सी तो नहीं है, सिर्फ ए ही है, 1, 2। तो अब 1, 2 देखें और बी की 3 वाली वैल्यू को देखें, कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको फिर क्या कहेंगे कि ये डिसजॉइंट होगा। कौन सा होगा? डिसजॉइंट होगा। और अब मुझे बताएं इसमें से ओवरलैप कौन सा कर रहा है? बी और सी ओवरलैप कर रहा है और ए और सी भी ओवरलैप कर रहा है। बात समझ आ गई बेटा? तो ये हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया है, आज के हमारे लेक्चर का एंड पॉइंट यही है कि आपने आज नई चीज़ सीखी है कि सेट में अगर वैल्यू दी जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद है कि सेट में कोई भी डिजिट दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। दूसरा ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपने डायग्राम की मदद से, वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई करना है। क्लियर बेटा? आज के लिए अल्लाह।